गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 एंड क्लास 9 दोनों के लिए इस वीडियो में कंटेंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 8 का भी और क्लास 9 ये दोनों क्लास में फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में आपको सेल पढ़ना है। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी क्लास है सेल का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो बायो का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट में व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, एंड सेकेंड पार्ट में व्हाट आर सेल मेड अप ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये समझना चाहेंगे कि लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। एंड सेकेंड पार्ट में स्पेशली हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सेल किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट में लिविंग बॉडी के बारे में समझें एंड सेकेंड पार्ट में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अब हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। अब थोड़ी सी बात करें हम लोग बेसिक कंसेप्ट की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप अपने डेली लाइफ में ही देखें तो स्मॉलर से स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स और जाइंट से जाइंट ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते हैं जिस ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना होता है, जिसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप यूनिसेलुलर से होते हुए मल्टी सेलुलर सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझें। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझें। तो इसमें जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक किसी छोटे से बिल्डिंग की बात करें तो आप उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे ब्रिक को कंबाइन कर करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक हम बना लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर उस ब्रिक के यूनिट को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या आएगा, तो पता चलेगा कि ब्रिक को हम उसका यूनिट मान सकते हैं। ये अलग बात है कि ब्रिक के साथ साथ उसमें डिफरेंट सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसके साथ दो ब्रिक को आप अटैच कर दो।
और उसे सपोर्ट देते हैं आप पिलर के थ्रू, जिसमें आयरन और दूसरे अदर कंक्रीट की ज़रूरत होती है। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, ये सभी ऑर्गेन्स अलग अलग टिश्यू से मिलके बना हुआ है। फिर टिश्यू के हिस्टोलॉजी को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये टिश्यू डिफरेंट ग्रुप के सेल के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक यूनिट है वो बेसिक यूनिट सेल कहलाएगा। जिस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का यूनिट आपने ब्रिक को माना है, ठीक उसी तरीके से इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट है उस यूनिट को हम सेल कहते हैं। इसका मतलब है कि सेल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और यही इस चैप्टर का नाम भी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरीके से अगर आप फिर उसी बिल्डिंग को फिर एक बार देखें तो चूंकि हर एक कंपोनेंट में ब्रिक ही आता है, तो इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ब्रिक है। उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को ही आप स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं क्योंकि वो उसी से मिलके बना हुआ है। जिस तरीके से सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है ब्रिक को जोड़ने के लिए, उसी तरीके से एक सेल दूसरे सेल के साथ जब ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर भी सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसे आप प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और एक सेल दूसरे सेल के साथ जब जुड़ेगा तो बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। स्ट्रक्चरल यूनिट तो क्लियर हो गया कि इसी के कॉम्बिनेशन से चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। बट बात आती है वाई सेल इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो क्वेश्चन है, वाई सेल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेकेंड क्वेश्चन है वाई सेल इज नॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट में तो आपने देख लिया, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेन, एंड ऑर्गेन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो सेल है। अब बात आती है कि फंक्शनल यूनिट हम इसे कैसे कह सकते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे जब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट सेल कंपोनेंट को कंटेन करता है, और उसी सेल कंपोनेंट में उसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और वही जेनेटिक मटेरियल्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। यानी जेनेटिक मटेरियल इज ए substance which determine the characters which is come from the parents to their offspring, और यही जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है। इसका मतलब है कि कैरेक्टर क्यों, तो वही कैरेक्टर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस कैरेक्टर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। अब आप उसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे?
तो आपके बॉडी के थ्रू जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात, तो डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज है जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अदर यानी डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करता है। आपके बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए अलग सिस्टम है जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हो, सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अलग सिस्टम है जिसे आप नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हो, एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेन के थ्रू डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए अलग अलग सिस्टम की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कब? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल सेल यानी एक ही ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम के थ्रू डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को क्यों नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा की बात कर ले, पैरामीशियम की बात कर ले, यूग्लिना की बात कर ले, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के थ्रू ही लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और इतने ही लाइफ एक्टिविटीज उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है या किया जाता है फॉर देयर सर्वाइवल, तभी तो वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा। अब बात आती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जितने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी उतने ही एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब हुआ ये कि ए सिंगल सेल हैज एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। अब ये कैसे संभव हुआ? तो वही जेनेटिक मटेरियल के कारण। सो दैट्स वाई ए सेल इज नॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। वाई सेल इज नॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड वाई सेल इज नॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आशा करेंगे कि आप इसे लिख के भी रखेंगे। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में समझ गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इस ब्रांच में ये स्पेशल ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें आप सेल एंड उसके स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन इसके बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नॉन एज साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? तो साइटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के थ्रू जिस लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो क्या सिंगल सेल में एक ही कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है? तो नहीं। जिस तरीके से आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक उसी तरीके से इनसाइड द सेल डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स जिसे आप सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। आगे के वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करूंगा, एक एक करके, और एक ही सेल ऑर्गेनेल्स के जितने भी तरह के फंक्शंस होंगे वो सभी को समझना है, चाहे वो क्लास 9 के बच्चे हों या फिर क्लास 8 के बच्चे हों। दोनों इस वीडियोस को एकदम सही ढंग से पढ़ें
और समझने की कोशिश करें। इसके बाद आप अपने बुक को एक बार रीडिंग करेंगे और तब जाके आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। साइटोलॉजी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। हु इज नॉन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है रॉबर्ट हुक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द साइटोलॉजी। उन्हें ही साइटोलॉजी का फादर माना जाता है, रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सेल हिस्ट्री, देन आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो पहले हम लोग सेल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।